हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर पर। यूनिट वेक्टर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर हम वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट वेक्टर और इस पर बेस कुछ 1 से 2 थ्योरम्स और उन थ्योरम्स का हम प्रूफ भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, A vector A is called unit vector if its magnitude is 1। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब कहलाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड नया वर्ड आया है, तो हम कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालेंगे वो देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं हमें कोई ए वेक्टर दिया गया है A1i प्लस A2j प्लस A3k। अब स्टूडेंट्स, हम इसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए, ए का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस के साथ में जो है उसका स्क्वायर, इन तीनों का सम का वर्गमूल क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स को, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, अगर यदि कोई हम वेक्टर माने A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। A1 यहाँ पे क्या है? आई का कोफिशिएंट, A2 क्या है? जे का कोफिशिएंट और A3 क्या है? के का कोफिशिएंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिट वेक्टर का। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल लिया I/√3 प्लस J/√3 प्लस K/√3। तो स्टूडेंट्स, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ आई के साथ में क्या है? 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस जे के साथ क्या है? 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस के साथ में क्या है? 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा? 1, और √1 क्या होता है? 1। तो स्टूडेंट्स, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मिला है? 1 मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डिनोटेड बाय ए कैप। तो स्टूडेंट्स, जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? ए कैप के द्वारा। जो वेक्टर होता है उसके ऊपर हम ये कैप का साइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का साइन, कि हमें यूनिट वेक्टर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें यदि कोई वेक्टर दिया है, अगर मान लो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कोई ए वेक्टर मान लेते हैं कि ये ए कोई वेक्टर दिया गया है जो यूनिट वेक्टर नहीं है। अब इसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। जो हमें वेक्टर दिया गया है, जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी यहाँ पे बताया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम कोई भी वेक्टर लेते हैं तो उसका हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हम एक एग्जांपल के लिए कोई वेक्टर लेते हैं I प्लस जे प्लस 2k। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई अंडर रूट में क्या करेंगे हम? अंडर रूट ऑफ आई के साथ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के साथ क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस के साथ क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा हमें? 4 प्लस 1 प्लस 1। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ 6। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या नहीं है? यूनिट वेक्टर नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जिस वेक्टर को कन्वर्ट करना है वो वेक्टर, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ देखा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? √6। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर जिसे हम ए कैप से डिनोट करेंगे, ये क्या मिलेगा हमें?
आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या मिला हमें √6। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नोट देखते हैं, तो देखिए वो नोट क्या है। ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ इट्स यूनिट वेक्टर इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स कोई भी वेक्टर वो कांस्टेंट डायरेक्शन में कब कहलाता है, जब उसका यूनिट वेक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर उसका यूनिट वेक्टर कांस्टेंट वैल्यू होता है तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, कांस्टेंट डायरेक्शन में कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हम यूनिट वेक्टर पर बेस दो थ्योरम देखेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है। फर्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स हमारी, a necessary and sufficient condition that a vector ft to be of constant magnitude only is f dot df upon dt equal to 0। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्योरम हमारी ये है कि किसी भी वेक्टर के लिए, कोई मान लो वेक्टर f है, उस वेक्टर f के लिए उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यहाँ पे f हम कोई वेक्टर ले लेते हैं और उसका हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या मिली है, f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले लेते हैं हम नेसेसरी की कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं, नेसेसरी को लेकर चलेंगे और हम सफिशिएंट को प्रूफ करेंगे। तो हमारा मतलब क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं कि कंडीशन इज नेसेसरी। इसका मतलब हम मान लें लेट वेक्टर एफ टी हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड देन वी प्रूव दैट f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं और हम इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या माना कि f क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे f का मैग्नीट्यूड कितना मान रखा है हमने, कांस्टेंट लिया है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी टी मॉडुलस ऑफ f इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 0 मिलेगा। वी नो दैट स्टूडेंट्स f डॉट f इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम दोनों साइड से इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से d बाई डी टी और इस मोड f का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, सॉरी ये मोड नहीं है, ये मॉड्यूलस है इसका। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड मान के। तो हम f को फर्स्ट और सेकंड का क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकंड को ऐसे कि ऐसे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू, अब यहाँ से करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी आगे और एक पावर रह जाएगी और इस मॉड्यूलस f का डिफ्रेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए f डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस f डॉट डी एफ अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2f डॉट डी एफ अपॉन डी टी और इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ f डॉट टी के रेस्पेक्ट में मॉडुलस f का डिफ्रेंशिएशन। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ f क्या माना है हमने, कांस्टेंट माना है, क्योंकि हमने कंडीशन नेसेसरी लेके चल रहे हैं कि मोड इसका f का मैग्नीट्यूड का है, कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, 0 मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम d ऑफ मोड f अपॉन डी टी को वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2f डॉट डी, सॉरी यहाँ पे f आएगा, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो यहाँ में क्या मिलेगा 0। यहाँ से हमें क्या मिला f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए हमने कंडीशन को नेसेसरी लेके चले थे कि हम इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, और हम इसकी सफिशिएंट कंडीशनर पर पहुंचना चाहते हैं जो कि क्या है f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से नेसेसरी तो लेके चले, हमें सफिशिएंट कंडीशन क्या मिल गई इसकी, यहाँ से f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये क्या है, इसकी सफिशिएंट कंडीशन है। अब स्टूडेंट्स हम इसका उल्टा करेंगे, हम सफिशिएंट कंडीशन लेके चलेंगे और हम नेसेसरी को प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम कंडीशन को सफिशिएंट लेके चलते हैं और नेसेसरी को प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि कंडीशन इज सफिशिएंट, और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, नेसेसरी को प्रूफ करेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारी कि इस वेक्टर f का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है।
अर्थात हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसका हमने माना कि हम प्रूफ करेंगे कि जो वेक्टर एफ है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात हम क्या प्रूफ करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करें टी के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अर्थात हम प्रूफ करेंगे डी मोड एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। क्या लेकर, ये सफिशिएंट कंडीशन लेकर। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारी, ये वाली। तो स्टूडेंट्स हम सफिशिएंट कंडीशन लेके नेसेसरी को प्रूफ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स जब हमने नेसेसरी से सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ किया था तो हमने यहाँ पे एफ डॉट एफ इक्वल टू क्या लिया था, मॉडुलस ऑफ एफ का होल स्क्वायर लिया गया था। ये होता ही है कि एफ डॉट एफ इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ क्या किया था, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया था। तो हमें क्या मिला था स्टूडेंट्स, 2f df अपॉन dt इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ f डॉट मॉडुलस का डिफरेंशिएशन। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या मिला था, 2f डॉट df अपॉन dt इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ f डॉट मॉडुलस का डिफरेंशिएशन, ठीक है, रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से, अब स्टूडेंट्स हमने क्या मानी है, सफिशिएंट कंडीशन मानी है f डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिले हमें 0 इक्वल टू 2 मैग्नीट्यूड ऑफ f और इस मैग्नीट्यूड f का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में। तो हम इसको सही तरीके से लिखे तो हमें क्या मिला, 2 मॉडुलस ऑफ f डी मॉडुलस ऑफ f बाई डी टी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स किसी भी दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो वो दोनों ही 0 या उनमें से कोई एक वैल्यू 0, तभी तो हमें 0 मिलता है उनका प्रोडक्ट। तो हम यहाँ से लेंगे, या तो हम लेंगे मोड एफ इक्वल टू 0, या फिर हम लेंगे मॉडुलस एफ के डेरिवेटिव को 0। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एफ को 0 नहीं ले सकते, तो हमारा 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, डी ऑफ मोड एफ बाई डी ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ बाई डी टी इक्वल टू 0। और हमें प्रूफ क्या ही करना था, यही करना था कि डी ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ बाई डी टी इक्वल टू 0। अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही तो डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सफिशिएंट लेके चले और हमें यहाँ पे क्या मिल गई, नेसेसरी कंडीशन मिल गई। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थ्योरम हमने क्या देखी, थ्योरम थी हमारी कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए वेक्टर एफ टी टू बी ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ओनली इज, कंडीशन क्या थी, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो किसी भी वेक्टर का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इक्वल टू 0, जिसको हमने अभी प्रूफ किया था। एक बार हमने कंडीशन को नेसेसरी माना और फिर उस कंडीशन को सफिशिएंट मान के उसको नेसेसरी प्रूफ किया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स हम इस पर बेस एक और थ्योरम देखते हैं, और देखिए हमारी दूसरी थ्योरम क्या है। तो स्टूडेंट्स सेकंड थ्योरम है हमारी, a necessary and sufficient condition that a vector f t to be of constant direction only is f cross dy dt equal to 0। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट थ्योरम में तो क्या देखा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। अब स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम में देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का कांस्टेंट डायरेक्शन, ओनली कांस्टेंट डायरेक्शन की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट हो, ओनली डायरेक्शन कांस्टेंट हो, हम मैग्नीट्यूड पर इस पर बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में हम ओनली ले रहे हैं यहाँ पे कि ओनली डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अर्थात ये यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह क्या है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट है, और डॉट क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स हम इसके प्रूफ को वही उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन नेसेसरी लेके चलेंगे, सफिशिएंट प्रूफ करेंगे, फिर हम सेकंड फेज में हम इसका सफिशिएंट लेके चलेंगे और नेसेसरी प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मानते हैं कि हम कंडीशन इज नेसेसरी। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लेट वेक्टर एफ टी ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन ओनली, कि हम मान लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर, और उसको हम डिवाइड करते हैं उसके मॉडुलस से। हम यहाँ पे मॉडुलस एफ को मान लेते हैं, स्मॉल एफ वेक्टर एफ।
स्मॉल एफ क्या है यहाँ पे, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एफ वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ डॉट यूनिट वेक्टर एफ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनका दोनों साइड से डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए डी एफ, हम एफ वेक्टर को एफ लिख ले यहाँ पर, अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एफ डॉट यूनिट वेक्टर एफ। तो स्टूडेंट्स को हम फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। तो हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड को ऐसे के ऐसे रखते हैं, प्लस फर्स्ट को ऐसे कैसे रखते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। तो स्टूडेंट्स देखिए एफ बराबर क्या था यहाँ पे, एफ डॉट यूनिट वेक्टर एफ, वेक्टर प्रोडक्ट और डी एफ बाई डी टी की ये वैल्यू रख देंगे। तो देखिए ये वैल्यू क्या थी हमारी, यूनिट वेक्टर को हम आगे लिख लेते हैं डी एफ अपॉन डी टी प्लस एफ यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स हम इसको आगे ओपन करते हैं। तो देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो एफ डी एफ बाई डी टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर, प्लस एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर एफ। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो क्यों होगी जीरो, क्योंकि स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आई का आई के साथ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है, जे का जे के साथ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है, के का के साथ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है। तो स्टूडेंट सेम का सेम के साथ वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होता है, और जो स्केलर प्रोडक्ट होता है सेम के साथ, तो सेम का सेम के साथ वो वन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और हमें क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव। ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए इससे आगे, तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, कंडीशन नेसेसरी लिया था, और नेसेसरी क्या थी कि जो वेक्टर एफ टी है इसकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ओनली डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये हमारी क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी, और हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर यहाँ पे होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता है एफ वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमने क्या मिला था, क्या माना था, स्मॉल एफ माना था। तो स्टूडेंट देखिए जब इस वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, जब ये एफ इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होंगे, तो इस यूनिट वेक्टर का जब हम टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी इसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू, जब हम इस डी एफ यूनिट वेक्टर एफ अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो और जीरो। और हमें यही प्रूफ करना था कि कोई भी वेक्टर है उसके लिए डायरेक्शन कांस्टेंट लेते हैं तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी उसकी, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम सफिशिएंट कंडीशन लेकर चलेंगे और हम इसकी नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इससे आगे हम कैसे करते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कंडीशन को हम सफिशिएंट लेकर चलते हैं और नेसेसरी को हम प्रूफ करेंगे। तो सफिशिएंट कंडीशन है स्टूडेंट्स एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। हम इस नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि एफ की क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम
सफिशिएंट कंडीशन लिए एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, जो कि अब जब हमने नेसेसरी कंडीशन लेके सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ किया था तो हमें ये स्टेप मिली थी लास्ट में, तो हम इस स्टेप में इस वैल्यू रख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस डी, हाँ ये यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, क्योंकि एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हमें ये मिल जाएगा एफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस डी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये एफ क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। अर्थात जब हम इसका मैग्नीट्यूड कितना रखेंगे, वो सॉरी यूनिट वेक्टर कब होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड 1 इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स हमने जब अभी इससे पहले एक थ्योरम प्रूफ करी थी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, इससे अगला स्टेप हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये किस कंडीशन पर ही ट्रू होंगी, अर्थात एफ क्रॉस डी एफ अपॉन इक्वल डी टी इक्वल टू 0 डॉट और यूनिट वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव 0, ये दोनों इक्वेशन कब पॉसिबल होंगी, जब हमें डी एफ अपॉन डी टी, यहाँ पे कैपिटल एफ सॉरी डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें 0 मिलेगी। स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये स्मॉल एफ के ऊपर कैप नहीं आएगा, ये कैपिटल एफ ही आएगा। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में नोटेशन में मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। ये यूनिट वेक्टर एफ हमने क्या माना था कि जो वेक्टर एफ है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल एफ माना था, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो इससे कैपिटल एफ कैप से ही डिनोट होगा। तो ऊपर भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो एफ यूनिट वेक्टर है इसमें कैपिटल एफ लेंगे हम, क्योंकि स्मॉल एफ से तो हम किसको डिनोट कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड की जगह पे स्मॉल एफ आएगा, बाकी सभी जगह पे क्या आएगा, कैपिटल एफ आएगा। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आप यहाँ भी सही कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लिया है एफ का, वहाँ पे कैपिटल एफ आएगा, तो यहाँ पे भी कैपिटल एफ आएगा। तो स्टूडेंट्स आप जब मैंने नेसेसरी से सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ किया है तो उसमें जो हमने यूनिट वेक्टर लिया था उसको स्मॉल एफ से नोट कर रहा है, वो क्या होगा, कैपिटल एफ होगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड स्मॉल एफ से लिया है, बाकी कैपिटल एफ ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से देखिए इसमें जब हम सफिशिएंट कंडीशन की वैल्यू रखते हैं, सफिशिएंट कंडीशन थी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तो जब हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलता है, एफ स्क्वायर यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर एफ का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, या तो एफ बराबर 0 होगा, जो कि एफ मैग्नीट्यूड 0 हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, एफ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यूनिट वेक्टर एफ क्रॉस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो, इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ से ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 ये दोनों एक साथ कब पॉसिबल होंगी, जब हमें डी एफ कैफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0 मिलेगा। ओनली इसी कंडीशन में ये 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हम आगे क्या करते हैं, हमें मिला स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव 0। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 किन कंडीशन पर होगा, ये इस यूनिट वेक्टर का क्या हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। ये जो यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में, ये 0 किस कंडीशन पर होगा, ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है एफ, इसका क्या हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होनी जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये जो यूनिट वेक्टर है एफ और जो वेक्टर है एफ दोनों ही क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। जो ये यूनिट वेक्टर है एफ
और ये एफ वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स हमें मिला यहाँ से कि यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव 0, और यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका मतलब क्या है, जो ये यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। और ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी तो एफ की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एफ क्या है, एफ और यूनिट वेक्टर एफ दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो एफ है ये भी किस में हो जाएगा, कांस्टेंट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो कोई सा एफ की डायरेक्शन भी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स हमें प्रूफ यही करना था, क्योंकि हम सफिशिएंट कंडीशन लेके चले थे और हमें प्रूफ करना था इसकी नेसेसरी कंडीशन, और नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम ये सेकंड थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। सेकंड थ्योरम हमारी क्या थी, देखिए सेकंड थ्योरम थी हमारी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए वेक्टर एफ टू बी कांस्टेंट डायरेक्शन ओनली इज एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो इस थ्योरम को हमने कैसे प्रूफ किया, एक बार हमने नेसेसरी कंडीशन लेकर सफिशिएंट को प्रूफ किया और दूसरी बार हमने सफिशिएंट कंडीशन को लेकर नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ किया। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं और हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और ये अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो हम उसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और उस पर बेस ये दोनों थ्योरम को हमने देखा है वीडियो में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैंने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी है तो आप एक बार चेक करके कमेंट कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।